उर्मी अपने बेटे अंश और पति सुरेश के साथ रहा करती थी। उर्मी को अपने बेटे अंश की शादी की बहुत फिक्र होती थी। उसे अपने बेटे और उसके घर का ख्याल रखने के लिए सुंदर और संस्कारी बहू की जरूरत थी, मगर अंश अपने लिए अपनी पसंद की जीवन साथी को चुनना चाहता था और ऐसा हुआ भी। अंश अपनी माँ को अपनी पसंद की लड़की से मिलवाना चाहता था। माँ, मुझे आपको किसी से मिलवाना है। अरे किससे मिलवाना चाहते हो अंश? माँ, वो मैं तुम मत करो, जल्दी से बताओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे लिए लड़की देखने जानी है। हमारी बिरादरी की ही है। माँ, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे लिए लड़की देखना बंद कर दो। मैं उसी से शादी करूंगा जिससे मैं प्यार करता हूँ। बेटा, तुझे कोई समझ नहीं है दुनियादारी की, इसलिए तुझे मेरी पसंद की लड़की से ही शादी करनी होगी। अंश गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उर्मी भी अपने पति सुरेश के साथ लड़की देखने चली जाती है, पर उसे अपने बेटे के लिए वो लड़की पसंद नहीं आती और वो निराश होकर वापस घर आ जाती है, जहाँ एक लड़की निशी लंबा सा घूंघट किए उसके लिए पानी का ग्लास लेकर आती है। ये लीजिए माँ जी, पानी। माँ जी? कौन माँ जी? आप माँ जी, आप मेरी सास हैं, तो मैं आपको माँ जी ही बोलूंगी ना। अरे मान न मान, मैं तेरा मेहमान। मेरे बेटे की अभी तक शादी नहीं हुई, तू मेरी बहू कहाँ से आई? अंश अपनी किचन से झांककर सब कुछ देख रहा होता है। तभी उर्मी उसे जोर से चिल्लाकर बुलाती है। अंश गिरता पड़ता उर्मी के पास आता है और उर्मी बोलती है, अंश, कौन है ये लड़की और मेरी गैर हाजिरी में ये कहाँ से आई है यहाँ? माँ, क्या ये वो लगा रखी है? जल्दी से बताओ मुझे ये कौन है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ, तुम गुस्सा मत करो, मेरी बात शांति से सुनो। ये वही लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ और मैंने इससे शादी कर ली है, तो अब ये तुम्हारी बहू है। क्या? अंश की बात सुनकर उर्मी अपना सर पकड़कर बैठ जाती है और अंश को खरी खोटी सुनाने लगती है। निशी उर्मी के पैर छूती है और बोलती है, माँ जी, आप गुस्सा मत कीजिए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अगर तुम्हें मेरी तबीयत की इतनी चिंता होती ना, तो तुम बिना हमारी मर्जी के शादी करके नहीं आते। अब जो हो गया उसे भूलकर हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। वो सब बाद में देखेंगे, पहले मुझे इस लड़की के घर वालों से मिलना है। अरे उन्हें कुछ पता है कि नहीं कि उनकी बेटी इस वक्त कहाँ है? माँ, उन लोगों से तुम बाद में मिल लेना, अभी तुम थोड़ा आराम कर लो। आराम नहीं करना है मुझे पहले उन लोगों से मिलकर जानना है कि ये लड़की कौन है, किस खानदान से है। अभी चलो इसके घर पर। अभी? माँ, अभी तो बहुत रात हो गई है, कल चल लेना। सभी आराम करने चले जाते हैं। अगले दिन निशी सुबह उठकर घर के काम करके सबके लिए चाय नाश्ता बना देती है और सभी को नाश्ता करने के लिए बुलाती है। तभी उर्मी की पड़ोसन घर आती है और बोलती है, उर्मी बहन, मैंने सुना है तुम्हारे बेटे ने शादी कर ली। अरे नहीं, वो बस। अरे रहने दो, अब तुम क्या बोल पाओगी? तुम्हारे बेटे ने तुम्हें कुछ कहने लायक ही कहाँ छोड़ा है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है कमला बहन, बस अंश निशी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उन्होंने शादी कर ली। अरे ऐसा भी क्या प्यार के माँ बाप को बताना जरूरी ही ना समझे? अरे छोड़िए ना ये सब, आइए चाय पीते हैं। नई बहू ने सबके लिए चाय नाश्ता बनाया है, चाय पीकर बताइए कि कैसी बनी है। नहीं उर्मी बहन, मैं तो बस हाल चाल पूछने आई थी। आप लोग नाश्ता कीजिए, मुझे मंदिर जाना है। इतना बोलकर कमला वहाँ से चली जाती है और घर का सारा काम हुआ देखकर उर्मी खुद से बोलती है, क्या बात है, इस लड़की ने तो घर में आते ही सारा काम संभाल लिया है ना? मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि मेरी पसंद बहुत अच्छी है। निशी बहुत संस्कारी लड़की है। बस अब ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। और तू तो मुझे आज इसके घर ले जाने वाला था ना? वो माँ, आज मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे ऑफिस में बहुत जरूरी काम है। आज तो हम किसी और दिन चलेंगे। निशी, मुझे तेरे घर वालों से बात करनी है, जल्दी से उन्हें फोन लगा कर दो। निशी, रहने दो माँ, क्या फोन करना, आप जब मिलोगे तब बात कर लेना, अभी मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। उर्मी को निशी और अंश का व्यवहार थोड़ा अलग लगा, क्योंकि वो जब भी निशी के घर वालों से बात करने की बात बोलती, वो किसी न किसी बहाने टाल दिया करते। उर्मी को अब और ज्यादा इच्छा होने लगी थी निशी के माता पिता से मिलने की। बहू, कौन कौन है तुम्हारे घर में? माँ, पापा और कोई नहीं है। क्या उन्हें तुम्हारी शादी के बारे में पता है? जी माँ जी। उर्मी को बड़ा आश्चर्य हुआ
कि निशी के माता पिता को उनकी शादी के बारे में पता था, फिर भी उन्होंने उन सब के घर वालों से मिलना जरूरी भी नहीं समझा। और तो और अब तो उनसे मिलना पड़ेगा। शाम को अंश के घर आते ही उर्मी कहती है, अंश और निशी, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। क्यों माँ, कहाँ जाना है? अरे हम तुम्हारे ससुराल जा रहे हैं। माँ, मैंने बोला था ना कि मैं तुम्हें ले जाऊंगा बाद में। अभी मैं बहुत थक गया हूँ। बहाने मत बनाओ अंश, मुझे जाना है, मतलब अभी जाना है। अब अंश के पास कोई चारा नहीं बचा था जिससे वो उर्मी को टाल सके, इसीलिए वो सभी निशी के घर जाने के लिए निकल गए। जैसे जैसे निशी का घर पास आ रहा था, उर्मी की चिंता बढ़ती जा रही थी। अंश, ये तो तुम्हारे मामा के घर जाने का रास्ता है ना? बहुत समय से मैं तुम्हारे मामा के घर नहीं गई, इसलिए शायद रास्ता भूल गई हूँ। हाँ माँ। तो हम तुम्हारे मामा के घर क्यों जा रहे हैं? हमें तो निशी के घर जाना है। देखो अंश, अगर इस बार तुमने कोई बहाना मारा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं कोई बहाना नहीं कर रहा, हम निशी के घर ही जा रहे हैं। अब उर्मी की जिज्ञासा और बढ़ गई, क्योंकि वो अपने मायके जाने के रास्ते पर ही थी। वो काफी लंबे समय से अपने मायके वालों से नहीं मिली थी। माँ जी, आप मुझसे या मेरे माता पिता से नाराज तो नहीं हैं? अरे मैं भला तुम्हारे घर वालों से क्यों नाराज होंगी? मैं तो बस तुम्हारी शादी के बारे में उनसे बात करना चाहती हूँ। तुम दोनों ने खुद शादी करके हम बड़ों की इज्जत खराब की है। अब जब शादी हो ही गई है तो हमें भी तो एक दूसरे से मिलना पड़ेगा, ताकि हम तुम्हारे माँ बाप के बारे में सब कुछ जान सकें। अंश और उसका परिवार निशी के घर के बाहर पहुंच गया और घर के बाहर खड़े होकर उर्मी हैरान थी। तुम्हें मैंने निशी के घर चलने को बोला था और तुम मुझे मेरे मायके लेकर आए हो। माँ, आप चलो तो सही अंदर। ओहो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। निशी जल्दी से घर के अंदर चली जाती है और सबसे गले मिलने लगती है। सभी निशी को देखकर बहुत खुश होते हैं, पर उर्मी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मेरे मायके में मेरी बहू बिना बताए मुझे मिलवाने क्यों लेकर आई है और वो मेरे घर वालों से गले क्यों मिल रही है। सोच सोच कर उर्मी का दिमाग खराब हुए जा रहा था। तभी वो निशी से बोलती है, निशी, तू मेरे घर वालों को पहले से जानती है? जी, यही तो है मेरे माँ पापा। ये तुम्हारे माता पिता कैसे हो सकते हैं? अरे ये तो मेरे भाई रमेश और भाभी कोमल हैं। निशी बिल्कुल सही कह रही है। हे भगवान, मगर ये कैसे हो सकता है? आपकी तो कोई औलाद ही नहीं है। क्या आपको इनके बारे में और इनकी शादी के बारे में पता था? हाँ, हमें पता था। अंश ने हमें पहले इसके बारे में बता दिया था। तो इसके बारे में आपने मुझे क्यों नहीं बताया? इसलिए अंश मुझे निशी के घर नहीं लाना चाहता था। निशी मेरे दोस्त की बेटी है। इसके माता पिता का देहांत हाल ही में एक कार एक्सीडेंट में हो गया था और इसके माता पिता के बाद इसका कोई भी नहीं था जो इसका ख्याल रख सके। इसीलिए हमने इसे अपने पास रख लिया। हाँ माँ, मामा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैं मामा जी से मिलने घर आया था तब मैं निशी से मिला था और मुझे इससे प्यार हो गया। निशी आपके मैके में ही रहती थी। आप मेरी शादी नहीं होने देती, इसीलिए मैंने आपको निशी के बारे में नहीं बताया। अच्छा, इसलिए तुम बार बार मामा के यहाँ मिलने आने की जिद करते थे। माँ जी, आप हमसे नाराज मत होइएगा। हमारा आपका दिल दुखाने का कोई भी इरादा नहीं था। मैंने उनसे पहले ही कहा था कि आपको सब कुछ बता दे, मगर अंश आपका दिल दुखाना नहीं चाहते थे। बेटा, तुमने अगर मुझे इस बारे में पहले ही बता दिया होता ना तो हमें इतनी परेशानी नहीं होती और ना ही तुम्हें इतनी परेशानी उठाना पड़ती। मुझे मेरे भाई पर पूरा भरोसा है, वो ऐसे ही किसी की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। निशी बहुत खुशनसीब है जो इतना अच्छा परिवार मिला है। चलो, ये तो अच्छी बात है कि अब उर्मी को हमसे कोई शिकायत नहीं। निशी के बहाने अब उर्मी भी मैके आया जाया करेगी। हाँ मामा जी, अब सास और बहू का एक ही मैका हो गया है तो दोनों अपने मैके साथ में घूमने आ सकती हैं। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब से निशी और मेरा एक ही मायका होगा। वाह, भगवान के खेल भी निराले हैं। ये सुनने में अजीब लगता है मगर मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। निशी हमारे घर की बहू नहीं, बेटी बनकर रहेगी। हर सुबह की तरह ममता आज भी मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर उसे भगवान की मूर्ति के सामने एक लड़की हाथ में पूजा की थाल लिए भजन गाती हुई नजर आती है। जैसे ही वो लड़की पीछे मुड़ती है, उसकी खूबसूरती देखकर ममता दंग रह जाती है और उस लड़की के जाने के बाद वो पास ही की एक औरत से कहती है,
अरे सुनिए बहन जी, आपसे ना एक बात पूछनी थी। अरे आप तो ममता जी है ना, कहिए क्या बात है। अरे मैं वो पूछ रही थी ना कि वो जो मंदिर में लड़की भजन गा रही थी, क्या आप जानती हैं कि वो लड़की कौन है? हाँ बिल्कुल जानती हूँ, मेरे पड़ोस में ही रहती है, उसका नाम आरती है। बड़ी गुणी लड़की है, जैसा कि उसका रूप रंग है वैसा ही उसका मन भी पवित्र है। बस थोड़े गरीब घर से है, लेकिन लड़की भली है। उस औरत की बात सुनकर ममता मन ही मन मुस्कुराने लगती है और घर जाकर अपने छोटे बेटे राघव से कहती है, राघव बेटा, मुझे तो सिर्फ बात करनी थी, लेकिन वादा कर मेरी बात तो मानेगा ना? क्या बात है माँ, कहिए ना। आज तक आपकी कोई बात मैंने टाली है क्या जो अब मना करूँगा? बेटा मैं तेरे लिए एक लड़की पसंद की है, देख शादी के लिए मना मत करना। तेरा बड़ा भाई तो हर वक्त शादी से इनकार करता रहता है। अब मैं तो माँ हूँ ना, मुझे तो मेरे बेटों की जिंदगी बसी हुई देखनी है, पोते पोतियों के साथ खेलना है। अब मैं उसे ज्यादा फोर्स तो कर नहीं सकती, इसलिए तुझसे उम्मीद कर रही हूँ कि तू शादी कर ले। लड़की बहुत सुंदर है, नाक नक्शे भी बहुत अच्छी है। लेकिन माँ मेरी बात तो सुनो, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। अभी मुझे अपने करियर में बहुत कुछ करना है, और वैसे भी मुझसे पहले तो भैया की शादी होनी है, तो मैं ये शादी कैसे कर सकता हूँ? अरे बेटा तुम तो जानते ही हो, तुम्हारा भाई शादी करने से मना करता है, उसे कोई लड़की पसंद भी नहीं आती। माँ मेरी बात तो सुनो। नहीं, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। कल ही मैं उसके घर जाऊंगी तेरी शादी की बात करने। राघव कुछ कहता उससे पहले ही ममता वहाँ से उठकर चली जाती है, लेकिन राघव परेशान हो जाता है। ऐसे ही एक दिन और बीत जाता है और अगली सुबह ममता आरती के घर पहुँच जाती है। उसका घर काफी छोटा था और आरती फटे पुराने कपड़ों में घर का काम कर रही थी। ममता आरती के माँ बाप को अपने और अपने परिवार के बारे में बताती है और आरती से अपने बेटे राघव का रिश्ता तय कर देती है। शादी से सभी बहुत खुश थे। वहीं ममता अपने घर पर अपने तीनों बेटों को भी ये खुशखबरी देती है। शादी से पहले आरती अपनी शादी का कुछ सामान लेने बाजार जाती है, जहां उसकी टक्कर एक लड़के से हो जाती है और आरती का सामान नीचे गिर जाता है। ये क्या, सारा सामान गिर गया, अब इसे फिर से उठाना पड़ेगा। अरे माफ करना, मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया। रुकिए, मैं आपका सामान उठा देता हूँ। नहीं रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। अरे ऐसे कैसे, मैंने आपका सामान गिराया है, मैं उठा देता हूँ। ठीक, आप मदद करना चाहते हैं तो कर दीजिए। अमन आरती की खूबसूरती से अपनी नजरें हटा ही नहीं पाता। आरती अपना सामान लेकर घर की ओर चल देती है। अमन उसका पीछा करता है और उसके घर के आसपास से उसके बारे में जानकारी निकालता है। बड़ी खुशी से वो अपने घर आता है और अपनी माँ ममता से कहता है, माँ आप चाहते थे ना कि मैं शादी कर लूं, तो मैंने अपने लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की पसंद की है। जो खूबियां मैं अपनी पत्नी में देखता था, वो लड़की मुझे अब मिल गई है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या सच में? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आखिरकार तुझे भी कोई लड़की पसंद आई और तू भी शादी करना चाहता है। अच्छा बता तो सही, वो कौन है, कहाँ की है? फिर मैं तेरी और राघव की शादी एक साथ करवा दूंगी। अरे अरे रुको माँ, अभी तक मैंने उस लड़की से बात तक नहीं की है। मैं पहले उससे बात कर लूं, फिर मैं आपको उसके बारे में सब बता दूंगा। अच्छा ठीक है बेटा, जैसा सही लगे वैसा कर, पर राघव की शादी से पहले बता देना। दोनों बेटों की शादी साथ में होगी तो खुशियाँ भी दोगुनी होंगी बेटा। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। लगता है भगवान आज मुझे एक साथ सारी खुशियाँ दे देगा, कहीं मैं खुशी से मर न जाऊं। ममता अपने दोनों बेटों की शादी की बात से बहुत खुश थी, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि जिस लड़की से शादी होने वाली है वो एक ही है। अब कुछ दिन और बीत जाते हैं। राघव और आरती की सगाई का दिन भी पास था। जब सभी लोग सगाई के लिए आरती के घर जाते हैं, तब अमन को पता चलता है कि जिस लड़की को वो पसंद करता है और जिससे उसके भाई की शादी हो रही है, वो लड़की एक है। ये देखकर उसका दिल टूट जाता है। सगाई में सभी लोग आ चुके थे, बस राघव नहीं आता और तभी उसका एक मैसेज आता है। अरे बेटा, अमनजीत राघव को कॉल तो कर और पूछ कहाँ रह गया है। ठीक है माँ, देखता हूँ। अमन इतना कहता है कि तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है जो कि राघव का था, जिसमें लिखा था कि राघव किसी और से प्यार करता है और वो उससे शादी करने वाला है, क्योंकि उसकी कहीं और शादी हो रही है।
ये बात राघव अपनी माँ को नहीं बता पाया, क्योंकि उसकी माँ उसकी शादी कहीं और करवाना चाहती थी, लेकिन अब वो सगाई नहीं कर सकता। ये बात अमन अपनी माँ को बताता है और साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि वो आरती को पसंद करता है। तो उसकी माँ आरती के घर वालों को समझाकर आरती की सगाई अपने बड़े बेटे से करवा देती है। सगाई होने के बाद अमन बहुत खुश था और वो शादी से पहले आरती से मिलता है और कहता है, जानती हो आरती, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारी सगाई मेरे छोटे भाई से होने वाली है, पर मैं तुम्हें ये जानने से पहले पसंद करता हूँ। मैं तो माँ को भी तुम्हारे बारे में बताने वाला था, लेकिन फिर उस दिन सगाई में मुझे पता चला तो मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। पर जब राघव ने सगाई से इनकार कर दिया तो मैंने माँ को सच बता दिया। तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि बाद में तुम्हें ये सब मालूम हो तो तुम मुझे गलत ना समझो। नहीं अमन जी, ऐसी बात नहीं है। आप तो मेरे लिए एक फरिश्ते की तरह हो, जिसने मेरे परिवार की इज्जत बचा ली। नहीं आरती, अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ तो तुम इस शादी से इनकार कर सकती हो। जरूरी नहीं कि मैं तुम्हें पसंद करूँ तो तुम भी मुझे पसंद करो। अब मेरे ना या हाँ करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। शायद मेरे नसीब में यही लिखा था। इतना कहकर आरती वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन और बीत जाते हैं। अमन और आरती की शादी के दिन करीब आ रहे थे। शादी से एक दिन पहले अमन के पास एक कॉल आता है, जिससे वो बहुत परेशान हो जाता है। अगले दिन घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। बारात घर से निकलने वाली थी। तभी ममता अमन के कमरे में आती है उसे बुलाने के लिए, लेकिन अमन वहाँ था ही नहीं। अमन बेटा कहाँ गया? ओहो, ये लो, आज जिसकी शादी है वही पता नहीं कहाँ गायब है। अब इस लड़के को मैं कहाँ ढूंढूं? ये कहकर ममता कमरे में यहाँ वहाँ अमन को ढूंढती है, पर वहाँ पर अमन नहीं बल्कि एक खत होता है। ये क्या? ये खत? ये किसका होगा? माँ, मुझे माफ करना, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। मैं जिस बिजनेस डील को पाना चाहता था आज वो मुझे मिल रही है। अगर मैं शाम तक अमेरिका नहीं गया तो मेरा पूरा करियर खत्म हो जाएगा। मैं आरती से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ये बिजनेस भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ये मेरा सपना है जो अब पूरा होने वाला है। मैं 1 हफ्ते में वापस आ जाऊँगा, जब तक आप शादी की डेट चेंज कर देना। ये खत पढ़ते ही ममता को चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तब उसका छोटा बेटा उसके सामने बैठा था। अब अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में उसे कुछ भी नजर नहीं आता। वो अपने सबसे छोटे बेटे अनुराग को अपनी कसम देकर इस शादी के मंडप में बैठने के लिए कहती है। मजबूरी में अनुराग सर पे सेहरा डाल लेता है और शादी हो जाती है। जब दुल्हन घर आती है तो ममता आरती से कहती है, बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ आज तक कुछ भी अच्छा नहीं किया। मैं तुझे हमेशा अपनी बहू बनाना चाहती थी। उसके लिए मैंने पता नहीं क्या क्या किया। मुझे माफ कर देना। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? बीते दिनों में जो कुछ भी हुआ मैं वो सब भूल गई हूँ और अब इस नई जिंदगी के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ, अपने पति और इस घर के साथ। बहू, मुझे माफ कर देना। अब क्या हुआ माँ जी? आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं? क्योंकि एक बार फिर से मैंने तेरे साथ नाइंसाफी की है। मैं समझी नहीं, आप क्या कह रही हैं? ममता कुछ कहती उससे पहले ही घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। ममता दरवाजा खोलती है तो वहाँ राघव होता है, जो अपनी गलती की माफी मांगता है। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने जिस लड़की के लिए सगाई तोड़ी वो भी मुझे छोड़कर चली गई। अब आप जहाँ कहोगी मैं वहाँ शादी करने को तैयार हूँ। आरती से माफी भी मांग लूंगा। अब माफी मांगने का कोई फायदा नहीं। ये क्या आरती, तुम यहाँ? और तुम ये दुल्हन की तरह क्यों सजी हो? क्योंकि अब मैं इस घर की बहू हूँ, पर आपकी नहीं, आपके बड़े भाई की बीवी, जिसने तब मेरा हाथ थामा जब आपने मेरा हाथ छोड़ा। आरती इतना कहती है कि तभी वहाँ पर अमन भी दरवाजे से अंदर आता है, जिसे देखकर ममता, राघव और आरती सभी हैरान थे। ये देखकर आरती कहती है, आप बाहर से कहाँ से आ रहे हैं? आप तो कमरे में थे ना, और ये कपड़े कब चेंज कर लिए? आरती इतना कहती है कि तभी अमन का सबसे छोटा भाई दूल्हे के लिबास से सेहरा पहने आता है, जिसे देखकर आरती, राघव और अमन तीनों हैरान थे। ये सब क्या हो रहा है अमन जी? आप यहाँ हैं तो ये आदमी कौन है? अमन का छोटा भाई अपने चेहरे से सेहरा हटाता है तो उसे देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं।
और आरती तो बेहोश हो जाती है अपने 3 पति देखकर। लेकिन जब उसे होश आता है तो फिर वो बहुत सूझबूझ का इस्तेमाल कर अनुराग के साथ अपनी जिंदगी बिताने का फैसला लेती है, क्योंकि उसी के साथ उसने 7 फेरे लिए थे। और इस तरह 3 पतियों वाली गोरी बहू अपना पति ढूंढ ही लेती है।